नमस्कार। और बजट में सरकार ने किसानों के लिए एक बार फिर अपना खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने दलहन से लेकर बीजों और यूरिया तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया। कई दावे किए और कई बड़े वादे भी। वादा देश में दलहन की उपज को बढ़ाने का और देश को आत्मनिर्भर बनाने का, बीजों के विकास का, कृषि को आधुनिक बनाने का और किसानों की आमदनी बढ़ाने का। लेकिन सवाल ये है कि ये काम आखिर पूरा होगा कैसे? सरकार ने जो रकम इन्हें पूरा करने के लिए रखी है, क्या वो काफ़ी है, पर्याप्त है? और अगर नहीं तो उपाय क्या हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक पैनल है। आईबीजे के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, राजकोट स्पाइसेस के आशीष राजगौर और फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दलहन सेक्टर के लिए आज क्या कहा। 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50% and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. वेल एब्सोल्युटली। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर सीड्स की बात हुई, यहाँ पर दालों की बात। एक्चुअली सेकंड स्टेटमेंट आज जो बजट में थी वो यहाँ पर दालों को लेकर थी। सिराज जी, आपसे पहले बात करना चाहेंगे, एग्रीकल्चर के लिहाज से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? काफ़ी सारी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की गई, लेकिन हम हर बार जानते हैं कि ये अनाउंसमेंट्स हैं, स्कीम्स हैं, एलोकेशंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और जो चीज़ों का यहाँ पर दावा किया गया, ऑन ग्राउंड के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? देखिए मनीषा, आज का बजट तो मिडिल क्लासेस और रिचर क्लासेस को फायदा पहुंचाने के लिए आया है, तो इसलिए सब टेलीविजन के स्टूडियो में सेलिब्रेशन हो रहे हैं, सब बड़े लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अच्छा अनाउंसमेंट है कि किसानों की दालों को गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, मगर उसके लिए किसानों को एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट से करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि नेफेड और एनसीसीएफ कोई एग्रीमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके तहत वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट से होगा। अब जाहिर है कि अभी तक गवर्नमेंट का जितना भी प्रोक्योरमेंट होता था उसमें किसानों को ये चॉइस होती थी कि वो गवर्नमेंट को बेचें या अगर मार्केट रेट हायर हो तो मार्केट रेट पर बेचें। तो अब ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह वो चॉइस उनको अवेलेबल नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ये प्रोक्योरमेंट पास में होता रहा है, तो उसका जो एलोकेशन है उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। तो बहरहाल हम इसका मकदम करते हैं कि ये गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया कि वो दालों का प्रोक्योरमेंट करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तूर के दाम पिछले 3 महीने में 10,000 रुपए क्विंटल से घट के 7,000 रुपए क्विंटल हो गए हैं। वेल एब्सोल्युटली। दालों पर बात करने के लिए हमारे पास विजय मिस्टर अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप विवेक, जिस तरह की भाषण आज यहाँ पर हुई है, क्या ये चेयर कर रही है पल्सेस एज एन इंडस्ट्री या फिर आपको लगता है कि बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं इसमें? मनीषा जी नमस्कार। देखिए, बहुत अर्ली है इस पे कोई कमेंट करना, क्योंकि पल्सेस मार्केट अभी सबसे डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये राइट टाइम है सरकार को एक्टिव एक्शन में आने का। सारे दालों के भाव न्यूनतम स्तर पे चल रहे हैं, और अगर सरकार बफर स्टॉक बनाना चाहे तो ये बहुत राइट टाइम है, क्योंकि हमने इंपोर्ट इस साल इतना ज्यादा किया है। आपकी जानकारी के लिए मनीषा जी, 6.6 मिलियन टन, 66 लाख टन हमने इस साल पल्सेस इंपोर्ट किया है। अब जब हम पल्सेस इंपोर्ट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस समय आपको ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा जहां पे जो इंपोर्ट के प्राइजेस हैं वो एमएसपी के ऊपर हो। सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट पे मुझे लगता है कि सरकार को इन प्राइस को मेंटेन करना है, ताकि किसानों को ये प्राइस जो हम एमएसपी पे देने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे मेंटेन रह पाए। तो ये जरूर बहुत अच्छी घोषणा है, लेकिन इस पे बहुत बहुत काम होना बाकी है। खासकर जो प्राइस का मैकेनिज्म है, जब तक सरकार या तो इंपोर्ट को ऐसा
फ्लेक्सिबल बनाए कि आपका जो इम्पोर्ट है वो एमएसपी के ऊपर ही होगा, तभी एक पहला एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये एग्री सेक्टर है और एक भी सूखा, एक भी हालात अगर थोड़े भी बिगड़ते हैं तो हमको इम्पोर्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के लिए ये मार्ग हम बंद नहीं कर सकते कि हम इम्पोर्ट को कंप्लीटली बंद कर लें। तो मुझे लगता है सरकार को इम्पोर्ट पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ेगा, और जो ये किसानों की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत एग्रेसिवली इनको बाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटा सा एक एरिया खरीद के या छोटी क्वांटिटी खरीद के पूरे एग्री सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको एमएसपी के ऊपर प्राइस को मेंटेन करने के लिए इंपोर्ट को कंट्रोल करना और एग्रेसिवली, जैसे अभी आपने बताया कि सरकार ने गारंटी की कि वो तुअर, उड़द और मसूर को पूरी एमएसपी पे खरीदेगी, तो चाहे बाजार कोई भी हो, सरकार उसको खरीदे, ऊंचे भाव पे भी खरीदे, और ऐसा कोई लॉ ना हो कि अगर सरकार एमएसपी खरीद रही है तो हाई पे अगर प्राइस ऊपर है तो किसान ओपन मार्केट भी उसे बेच सके। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, सरकार का लक्ष्य बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है इस पे बहुत डिस्कशन और बहुत काम होना बाकी है। तो डायरेक्शनली ये सही है, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर काफ़ी कुछ काम करना होगा। कितना सरकार यहाँ पर खरीदेगी, किसान किस तरह से एग्रीमेंट करेंगे, नेफेड कितना ले आ पाएगी, क्या उस तरह का एलोकेशन है मार्केट में, तो काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर नजर आते हैं। वेल, ये तो बात हुई दालों की, लेकिन सिराज जी, यहाँ पर यूरिया की बात हुई, सीड्स डेवलपमेंट की बात की गई कि हाई यील्डिंग, क्लाइमेट रेजिस्टेंट 100 वैरायटीज़ यहाँ पर लेके आया जाएगा। ये हम पहले भी सुन चुके हैं। एफपीओज़ की तवज्जो देने की भी बात की गई। इन सब पर आपकी क्या सेंस है? देखिए, सीड के बारे में पिछले साल की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि कंपटीशन मोड में, चैलेंज मोड में प्राइवेट सेक्टर और आईसीएआर के बीच में सीड डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी। लेकिन कम से कम हमारी नजर से ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं गुजरा जिसमें प्राइवेट सेक्टर और आईसीएआर में कंपटीशन किया गया। तो ये बहरहाल एक अच्छा फैसला है, क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर ने जो हाइब्रिड सीड्स डेवलप किए हैं पूरे हॉर्टिकल्चर में, वो कामयाबी इस वजह से हुई है कि प्राइवेट सेक्टर ने वो सीड्स डेवलप किए हैं। मेज की सक्सेस स्टोरी प्राइवेट सेक्टर की वजह से है। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर और आईसीएआर दोनों अगर कोलैबोरेट करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे 100 से भी ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की कहा जाता है कि रिलीज हुई हैं पिछले 1-2 साल में। अब उनमें से वैरायटीज का कितना अडॉप्शन है ये हमारी नॉलेज में नहीं है, तो इसके प्रमोशन की जरूरत है। ये बहरहाल अच्छा फैसला है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सीड्स की तरफ ध्यान देना क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत ही जरूरी। सिराज जी, अब हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन फैसले हैं वो हम बजट के बाहर होता हुआ देखते हैं, कैबिनेट के थ्रू आ जाते हैं या फिर अदरवाइज नोटिफिकेशंस के थ्रू भी आ जाते हैं। जैसे आपने कहा, जी हाँ, मिडिल क्लास के हिसाब से और टैक्सेस के हिसाब से शायद ये बजट बहुत बेहतरीन था। एग्रीकल्चर से शुरुआत ज़रूर हुई, लेकिन क्या आप इसे हायर ऑन 10 यहाँ पर देंगे? आपको क्या लगता है, क्या छूट गया इस बजट में? नहीं, देखिए, अब ऐसे तो विश लिस्ट सबकी बहुत लंबी होती है, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। और बहरहाल एग्रीकल्चर के बारे में ये उम्मीद करना कि बजट से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये तो गैर वाजिब होगा। लेकिन बहरहाल कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज के अंदर रहने की कोशिश की है, फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने बचाने की कोशिश की है, और मिडिल क्लासेस में काफी शोर हो रहा था तो उसको भी ये कोशिश की गई है। हालांकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो गरीब तबका है वो, उसको ये इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयड नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसकी इतनी इनकम नहीं है। तो उसको अगर रिलीफ पहुंचाना सचमुच मकसद है तो उसके लिए जीएसटी के रेट्स को कम करना होगा। और हम समझते हैं कि वो ओवर ड्यू है कि 18% के रेट को घटाया जाए और 12% और 18% के रेट को कम करके रैशनलाइज किया जाए। वेल, एब्सोल्युटली। और इसी पर आपको सुनवाते भी हैं कि पिछले साल की तरह सरकार का इस साल भी बीजों पर खास ध्यान रहा। जैसे हमें सिराज जी ने कहा भी, पिछले साल उनका विकास पर जोर था, इस बार मार्केटिंग पर है। आइए सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सीड्स पर क्या कहा। A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024.
सिराज जी, जिस तरह से अब बात की गई कि पहले उसको बनाया जाए और उसको फिर सही तरीके से मार्केट भी किया जाए, हैंड होल्डिंग भी की जाए, आपको लगता है आने वाले जिस तरह से बजट में ये ऐलान हुआ है, ये ऑन ग्राउंड यहाँ पर डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है। देखिए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं सीड डेवलपमेंट में। अगर आज इंडिया से इतना बासमती राइस एक्सपोर्ट हो रहा है तो पूसा 1121 से हो रहा है, 1509 से हो रहा है। शुगर केन में हमने देखा कि सक्सेसफुल वेराइटीज हैं। मक्का में जैसे मैंने बताया कि बहुत सक्सेस हुई है। हॉर्टिकल्चर की पूरी सक्सेस हाइब्रिड सीड्स की वजह से हुई है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है और इसकी तरफ ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पिछले साल जो कहा गया था कि चैलेंज मोड में किया जाएगा, उसको परस्यू करने की जरूरत है। खाने के तेलों के बारे में भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि हमने नेशनल मिशन वहाँ पे लॉन्च किया है और अब हमने पल्सेस में भी यहाँ पर पुश किया है और पल्सेस में यहाँ पर उत्पादन बढ़ा भी है, लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। जस्ट कमिंग बैक टू दैट सिराज जी, क्योंकि खाने के तेलों में भी नेशनल मिशन है, इस बार उसका जिक्र यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन जब पिछले 2 बजट्स में हमने इसकी बात होते हुए देखी है, पिछले 2 सालों में किस तरह की प्रोग्रेस वहाँ रही? देखिए, पिछले साल किसानों ने सिग्नल गवर्नमेंट से लिया और मस्टर्ड का एरिया बढ़ाया और इस साल सोयाबीन के फार्मर्स की जो हालत है वो हमारे सबके सामने है। सोयाबीन के फार्मर्स का एमएसपी प्रोटेक्ट नहीं हुआ, मस्टर्ड के फार्मर्स का पिछले साल एमएसपी प्रोटेक्ट नहीं हुआ। तो जाहिर है कि वो दोनों डिस्करेज्ड हैं। और जब पिछले साल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ तो ये अनाउंस किया गया कि पैडी पर हम 800 रुपए का बोनस देंगे, 900 रुपए का बोनस देंगे। इसी तरह का बोनस ऑयल सीड और पल्सेस पर तो नहीं अनाउंस किया गया। तो जाहिर है कि बजट में तो हम एम्फसिस देते हैं, सुनते हैं कि पल्सेस और ऑयल सीड्स को बढ़ावा होगा, मगर जब इलेक्शन आते हैं तो हम पैडी पर बोनस देते हैं। तो ये एक तजाद है दोनों के बीच में। हमें लगता है कि हमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज की जरूरत है। Well, absolutely. लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड विवेक, आप कहेंगे एग्जैक्टली वही यहाँ पर दालों को भी जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 2 साल में करीबन 18 नोटिफिकेशंस हमने सरकार की तरफ से दालों में आते हुए देखे हैं। देखिए मनीषा जी, ये बात तो सही है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि उनको कंज्यूमर को भी खुश रखना है और फार्मर को भी खुश रखना है। अभी सरकार को कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि वो प्राइस में थोड़ा, अगर उनको फार्मर को सपोर्ट करेंगे तो प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी और उसके लिए आम जनता तैयार है। मुझे लगता है अगर आप एमएसपी देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर ढील देनी होगी और प्राइस अगर आप इन्फ्लेट करते हैं तो आप बहुत तेजी से, बहुत एग्रेसिवली उसको कंट्रोल करने के लिए ना है, ओपन मार्केट रहने दें और एक निश्चित दायरा तय करें, उसके बाद आप इंटरफेयर करें। अदरवाइज ये होगा कि आप लगातार प्राइस कंट्रोल करने के मोड में रहेंगे तो प्राइस बढ़ नहीं पाएंगे और फार्मर को फिर वो उतना प्राइस मिलेगा नहीं एमएसपी का। तो मुझे लगता है कि अभी इस पे काम करने की जरूरत है। किसान जरूर दालों की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एक अच्छा उपलब्ध मार्केट दिख रहा है उनको, लोग शिफ्ट भी करेंगे, लेकिन अगर जो आज के हालात हैं, अगर सरकार बफर स्टॉक नहीं बनाती है तो बहुत मुश्किल होगा कि ये मार्केट सस्टेन करे और सरकार के लिए नई चुनौती आ जाएगी। क्योंकि अभी चने की प्राइस जिस हालत पे है, जो एमएसपी के नीचे चली गई है और जो अभी क्रॉप आना बाकी है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इन चैलेंज को सही तरीके से इनको एड्रेस करना होगा, या तो बफर स्टॉक बनाए, अच्छी क्वांटिटी में खरीदें। अभी ये उतना बड़ा इनके पास बफर स्टॉक नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को डायनेमिक पॉलिसी इनको रखनी पड़ेगी ताकि मार्केट के हिसाब से, मार्केट को अडॉप्ट करके ये पॉलिसी डिसाइड करें, तभी प्राइस बढ़ेंगे, फार्मर को बेनिफिट होगा और कंज्यूमर भी लॉन्ग टर्म पे बेनिफिटेड होगा इस चीज के लिए। जी हाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, कंसिस्टेंट पॉलिसीज और ऑफ कोर्स सरकार ने यहाँ पर कहा तो काफ़ी कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें इसे कैसा होता हुआ देखे थे उस पर नज़र रखनी होगी। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका और विवेक आपका साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये तो एग्रीकल्चर और दालों की बात हुई, लेकिन आज बाजार में बजट आने के बाद बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ वो यहाँ पर सोने चांदी में था। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में यहाँ पर सोने चांदी का जिक्र भी नहीं किया। यूजली अगर इम्पोर्ट ड्यूटी में कोई भी फेरबदल होता है तो वो कहती हैं, लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर फाइनेंस डॉक्यूमेंट खोला, फाइनेंस बिल खोला, तो वहाँ पर एक पैराग्राफ में यहाँ पर टैरिफ पे चेंज करने की बात की गई। पृथ्वीराज कोठारी जी, बाजार अब इस क्लैरिटी पे पहुंचा है और हमने इक्विटी मार्केट्स में उछापटक देखी, हमने सोने के प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा उछाल अगर आता हुआ देखा। अब जो बाजार को समझ में आ रहा है वो ये है
कि शायद एक नई टैरिफ लाइन यहाँ पर क्रिएट की जा रही है जो स्टैटिस्टिकल तरीके के लिए, स्ट्रक्चरल तरीके के लिए यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। कोई बहुत बड़ा फर्क इसका यहाँ पर ट्रेडिंग पैटर्न या फिर टैरिफ पे नहीं पड़ेगा। आपने कैसे समझा है इस बजट को सोने चांदी के लिहाज से? ये गोल्ड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जो HSN कोड जो होते थे, जो अपने 1 मई से जो HSN कोड हर एक आइटम के अलग अलग होते थे, वो कर रहे हैं। वो पहले एक ही HSN कोड में होते थे, तो अब गवर्नमेंट उसको एक HSN कोड जो इंटरनेशनली कोड होते हैं उसको अब HSN कोड में हर एक पर्टिकुलर आइटम्स को करने की कोशिश करे। जो 1 अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन आएगा, 1 मई से, सॉरी। तो बाकी कस्टम ड्यूटी में नो डाउट वहाँ पे ऐसे पहले 10% था, फिर उसके आगे 0 भी था, तो कुछ समझ में किसी को आ नहीं रहा था। बट जो चेंजेस हमने देखे थे कि मार्केट के उसमें उतना उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आया था, क्योंकि कहीं पे भी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहीं पे ऐसा डिक्लेयर नहीं किया था। अगर कस्टम ड्यूटी हाइक करनी होती तो स्पीच के अंदर होती थी, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, बट वो धीरे धीरे क्लियर हो गई। अब सेम कस्टम्स ड्यूटी है, 6% कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड है, 5.35% कस्टम ड्यूटी ऑन डोरे इंपोर्ट पे है। प्लस ये बजट से हमको थोड़ा सा डिसपॉइंट हो गया कि हमारी जो रिफाइनरीज होती है और जो TRQ के गोल्ड आते हैं उसके अंदर जो गैप है वो कहीं हद तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। हमने काफ़ी कोशिश की थी कि TRQ का गोल्ड जो 1% कस्टम ड्यूटी डिस्काउंट रहता है और प्लस डोरे बार का होता है, उसमें गैप होता है, तो ताकि आप देखा होगा कि लास्ट काफ़ी महीनों से रिफाइनरीज का कोई प्रोडक्शन और इंपोर्ट हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द कस्टम्स ड्यूटी। जी हाँ। जिस तरह का, मैं एक बार फिर यहाँ पर बजट पे आना चाहूँगी, तो एज ऑफ नाउ हमारे पास ये क्लैरिटी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा भी है कि वो काफ़ी सारी क्लैरिटीज़, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो आज शाम तक सब क्लैरिफाई होंगे। उनके वो जो क्लैरिफिकेशन नोट्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, सोने में भी हम आता हुआ देखेंगे। तो कोठारी जी, ये समझ के चलें कि जो भी हो रहा है, जो आज शाम को हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, या फिर जो आपने अभी हमें समझाया है कि सिर्फ HSN कोड्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं 1 मई से, इंपोर्ट में, इंपोर्ट ड्यूटी में लेके प्लैटिनम अलॉय को लेकर कोई बहुत बड़ा चेंज एज ऑफ नाउ नहीं है। नहीं, अभी तक फिलहाल तो कोई चेंजेस है नहीं है मैडम। जो है वो एज इट इज ही है और मुझे नहीं लगता है कि कोई खास चेंजेस आएगा। बाजार जो समझ रहा है कि प्लैटिनम अलॉय से जो यहाँ पर सोना आता है, जो 2% भी अगर प्लैटिनम हो और बाकी सोना हो जो उस गाब में यहाँ पर निकल के आता है, क्या इस HSN कोड के चेंज होने से वहां फर्क पड़ेगा? देखिए, वो है कि कपल ऑफ डेज के अंदर आप देखोगे उसको रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डाल देंगे। जो मिसयूज हो रहा है और काफ़ी इंडस्ट्री को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, और बेसिकली जो प्लेटिनम एलॉय आ रहे हैं या जो भी आइटम्स आ रही है जो FTA के अंदर आ गई, अगर उसमें कस्टम्स ड्यूटी का कहीं पे भी इश्यू आता है तो FTA से जो गोल्ड आता है, अगर कस्टम ड्यूटी हाइक भी कर लेते हैं उसके ऊपर, तो भी FTA से 0 कस्टम्स ड्यूटी में आता है। तो गवर्नमेंट FTA इतना जल्दी क्लियर नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालना पड़ेगा ताकि वो इसको इम्पोर्ट नहीं कर सके। बेसिकली कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से उसका मकसद हल नहीं होता है, क्योंकि वो FTA कंट्री से आता है जिसकी कस्टम ड्यूटी 0% होती है। तो मेरे हिसाब से आज शाम तक ये नोटिफिकेशन आएगा और इसी आइटम को इन लोग नेगेटिव लिस्ट में डाल देंगे। कोठार जी, दूसरी चीज, जैसे आपने कहा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इन अदर वेज रहा यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्री मांग रही थी ये वित्त मंत्री से कि EMIs अलाउ किया जाए या फिर EGRs को यहाँ पर सपोर्ट देते हुए हम देखें, IRBX में थोड़ी सी और उसको पावर यहाँ पर दें। हमने वो कुछ आता हुआ नहीं देखा। लेकिन क्या ये चीजें आउटसाइड द बजट भी एड्रेस की जा सकती हैं? देखिए, बजट में ये सब इतनी चीज कहना इतना इम्पॉसिबल है, नहीं तो बजट 3 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि हर एक की अलग अलग मांग होती है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे IIBX के लिए भी आएगा। आप देखिए, धीरे धीरे गोल्ड के ऊपर काफ़ी क्लीन पॉलिसीज भी बन के आएंगी। हम लोग काफ़ी देर ट्राई कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट एक खुद गोल्ड के लिए, प्रेशियस मेटल की एक अपना खुद का एक अलग डेस्क बना जाए, क्योंकि गोल्ड के और प्रेशियस मेटल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, फिर उसके बाद में DGFT है, उसके बाद में RBI भी है। तो हर जगह से हमको क्लेरिफिकेशन लेना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि गोल्ड के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल के लिए एक अलग से एक डेस्क हो, उनकी पॉलिसी एक अलग हो और उसके लिए एक ही जगह पे जाना पड़े। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप देखेंगे धीरे धीरे इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहे हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी अपने को देखने को मिलेगा।
कोठारी जी, ये ऐसा दिन है आज का जहां पर ऑल टाइम हाईज हमने सोने में फिर से बनते हुए देखे हैं। चाहे वो कंफ्यूजन के तहत था कि ड्यूटी में कोई चेंजेस है, जो भी था लोगों ने कैलकुलेशन किया, हमने 83,000 के लेवल्स यहां पर एमसीएक्स पे ही बनते हुए देखे। फिजिकल में तो यहां पर और भी सडन स्पाइक प्राइसेस में आया। एक और चीज़ है कि बजट से पहले डिस्काउंट भी चल रहा था सोने में, 30, 35, $50 तक भी ये गया। अब यहाँ पर क्या आज स्थिति कुछ स्टेबलाइज हुई है या आपको लगता है कुछ समय लगेगा, अगले हफ्ते तक हम कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी आता हुआ देखेंगे? देखिए, जब तक पीटी एलओ आइटम आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी डिस्काउंट कम होने के चांसेज है, क्योंकि जब आपकी कस्टम ड्यूटी 0% में अगर माल आ रहा है तो फिर आपको उतना डिस्पैरिटी तो मार्केट रहेगी, और इतना बेसिकली हायर प्राइजेस के ऊपर इतना फिजिकल डिमांड भी नहीं है, तो लोग स्टॉक करके एमसीएक्स के ऊपर हैच कर रहे हैं, जो भी वो कस्टम ड्यूटी को देख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 3,70,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी में एमसीएक्स में माल मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 2% डिस्काउंट में तो एमसीएक्स ऑलरेडी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव लिस्ट में जाने के बाद और हायर प्राइजेस का इफेक्ट आएगा, इतना डिमांड कहीं पे भी है नहीं, तो वो भी डिस्पैरिटी मार्केट में रहेगी। और सवाल तीसरा है कि अहेड ऑफ अभी मार्च महीने के अंदर होलास्ट लग जाएंगे, तो उसमें मैरिजेस के थोड़े कम और स्लो डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर हम डिपेंड करेगा कि मानसून कैसा आने वाला है, उसके प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी फिर गोल्ड की चाल रहती है। और सिर्फ गोल्ड मेजर बढ़ने का रीजन टैरिफ, जो यूएस का जो टैरिफ का एक फियर है, जी। तो फर्स्ट ऑफ आज जो उनमें साइन करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दे कैन दे पुट द टैरिफ ऑन चाइना। तो उसके अगर चाइना पे करता है और चाइना उसकी करेंसी का डीवैल्यू करता है तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट गोल्ड प्राइस के ऊपर भी आएगा। तो इस तरह का एक फेयर के हिसाब से थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है। इंटरनेशनल में आप देख रहे हो कि ईएफपी के अंदर बहुत बड़ा गेम एवरी डे में चल रहा है, 20-20, $30 का ईएफपी चल रहा है। और आपने आज न्यूज़ में भी देखा होगा कि तकरीबन मोर देन $5 to $6 बिलियन की फिजिकल डिलीवरी कॉमेक्स के अंदर पहुंच गई है, तो उसका भी इफेक्ट धीरे धीरे न्यूज़ के हिसाब के माध्यम से आएगा। तो अल्टीमेटली एक फेयर फैक्टर बना हुआ है पूरे गोल्ड इंडस्ट्रीज के लिए कि कहाँ पे जाएगा, और कहना बहुत मुश्किल है। 3,000 गोल्ड भी इन अ कपल ऑफ डेज या कपल ऑफ वीक में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की हालात बने हुए हैं कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बट यही है कि गोल्ड इस ऑल टाइम हाई के ऊपर भी गोल्ड सस्टेन है, ऐसा नहीं कि आके चला गया है। आप बेच भी सकते हो, आप ले भी सकते हो। और अभी भी आप अगर प्राइस रिटेल प्राइस देखोगे तो 85,000 की प्राइस जीएसटी के बाद में, और उसके बाद में अगर 16% आपका वेस्टेज लगता है तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के लिए आपकी ज्वेलरी हो गई है आज। जी। हाँ, तो गोल्ड आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख रुपए के ऊपर गोल्ड आज गोल्ड बिक रहा है, ऐसी हालत हो गई अगर मैंने मेकिंग चार्जेस आप गिनो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड नीचे आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। पेयर फैक्टर बना हुआ है और ये बना ही रहेगा मुझे लगता है। कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी कुछ यहाँ Thank बजट you. से निकल के आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह के मूव्स हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ऑल टाइम हाइस पे यहाँ पर सोना काम कर ही रहा है। लेकिन सोने से आगे बढ़ते हैं और वित्त मंत्री ने मखाने के लिए आज बड़े ऐलान किए। मखाना को बढ़ावा देने के लिए सरकार बाकायदा इसके लिए बोर्ड बनाएगी। आइए सुनते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर क्या कहा। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के आशीष राजगौर हैं। आशीष जी, आपसे पहले जब भी बात हुई है मखाने की हुई है, और आप हमें लगातार बताते रहे हैं कि मांग बढ़ रही है, भाव भी बढ़ रहे हैं, और अब तो वित्त मंत्री ने भी कहा है कि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसके लिए मखाना बोर्ड बना दिया गया है। आपसे यही जानना चाहेंगे इसके मायने क्या हैं, और एज ऑफ नाउ भारतीय बाजार कितने बड़े हैं मखाने के लिहाज से, और मखाने के प्राइसेस क्या चल रहे हैं? पहले तो नमस्कार मनीषा जी, मखाने के बारे में इंटरनेशनल चैनल पे बात करने के लिए। और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने मखाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। और मखाने की बात आई तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिन ब दिन यहाँ पर मखाने की मांग बढ़ती जा रही है। जैसे कि मोदी जी ने हमारे कच्छ के लिए कुछ अच्छा किया और कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा का विजन लाया, वैसे ही आज वो बिहार के लिए भी मखाने की इतनी बड़ी सौगात लाए
तो बिहार का भी विकास आने वाले समय में बहुत ही सुनहरा दिख रहा है मुझे। बड़ा बाजार है भारत में मखाने का। जी हाँ, मखाने की बात करिए तो आज लगभग 25,000 टन के करीब, उससे भी ज्यादा के करीब का प्रोडक्शन है और मखाना एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है अभी फिलहाल। यहाँ के यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां पर मखानों की मांग बहुत बढ़ रही है और वहां पर विदेशों में मखाना 8,000 से 10,000 के करीब किलो में बिक रहा है मैम। और भारतीय बाजारों में इसके क्या प्राइसेस हैं? मैम, भारतीय बाजारों में फिलहाल तेजी की लहर दौड़ चुकी है। आप हर दिवाली में आते हैं मखाना यहाँ पे कवर करने के लिए, तब मैं पहले से आपको बताता हूँ कि मखाना अब किराने की वस्तु नहीं रही है, मखाना अब ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आ गया है। तो रिटेल में उसके भाव 2,000 से लेकर 2,500 रुपए तक है मैम। तो आशीष, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजारों में मखाने के भाव 2,000 से 2,500 हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 8 से 10,000 रुपए प्रति किलो हैं। यस मैम। और निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि वो बोर्ड का गठन करेंगे तो उससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा, मांग भी बढ़ रही है। तो आने वाले कुछ सालों के बाद अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो मुझे लगता है कि भाव स्टेबल होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल 1 से 2 साल तक भाव बढ़ने की उम्मीद है मैम। आशीष, जैसे आपने कहा कि पिछले कई सालों में हमने इसे एक सुपर फूड बनते हुए देखा है, डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ती रही है। एक्चुअली अगर पिछले 10-15 सालों में देखें तो मांग ओनली ऊपर की तरफ यहाँ पर गई है, लेकिन अगर पिछले 4-5 साल में देखें तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि मांग अच्छी खासी जोरदार बढ़ी है हर साल। जी हाँ, हम लोग ने जब से मखाना शुरू किया है, लगभग 5 से 6 साल हुआ हम लोग मखाने के बिजनेस में एंटर किए। तभी मखाने के भाव सिर्फ 800 रुपए थे और वो टाइम पे ज्यादातर मखाना आप देखते हैं कि माँ वैष्णो देवी के वहां पे प्रसाद में दिए जाते थे। लेकिन अब अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है, सारे डॉक्टर हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर हैं, सब वो मखाने की इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मखाने के दाम बहुत और बढ़ने की उम्मीद है मैम। आशीष जी, आपने कहा 800 रुपए के भाव थे, ये कब थे 800 रुपए पर किलो के भाव? 6 से 7 साल पहले मखाना सिर्फ 500 से 1,000 रुपए में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, जिसके आज के दाम 1,800 से 2,000 रुपए के, यानी 4 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डिमांड। आशीष जी, आगे जाते हुए अब क्या सेंस है, क्योंकि बोर्ड का गठन तो यहाँ पर कर लिया गया है और बिहार ऑफ कोर्स 80 से 90% जो मखाना है भारत का वो यहाँ से बिहार से निकल के आता है। किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पर बनते हुए देखते हैं और आप कहेंगे आगे जाकर यहाँ पर मांग और तेजी से बढ़ सकती है? मांग डे बाय डे, लाइफ टाइम तक मखाने की डिमांड कम होने वाली नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि बोर्ड की वजह से हमारा प्रोडक्शन बिहार के अंदर जो 90% ऑल ओवर वर्ल्ड में 90% बिहार से आता है, भारत से आता है, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। अब ये बोर्ड का गठन होने से क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट अगर 2-3 सालों में डबल होता है तो वो भारत के लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी। उससे सरकार को भी टैक्सेशन का फायदा होगा, इंपोर्ट भी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी से भी सरकार को भी फायदा होगा और ज्यादातर फायदा जो होगा हमारे भारत के किसानों को और भारत के व्यापारियों को होगा। जी हाँ, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कहा भी कि एफपीओ के द्वारा यहाँ पर किसानों को एक साथ लेके आया जाएगा, उनका गठन किया जाएगा और प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इन सब के ऊपर सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो इन सबको यहाँ पर मुहैया भी कराएगी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, मखाने पर चर्चा करने के लिए, जहाँ पर वित्त मंत्री ने आज काफ़ी बड़ा ऐलान यहाँ पर किया एक बोर्ड बनाने का और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराने का भी। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। अब बजट में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर कमोडिटीज़ की तरफ से आता हुआ देखा और उसका विश्लेषण भी हमने आपके लिए यहाँ पर किया। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, एक ब्रेक के बाद लेकर आएंगे और बजट का यहाँ पर विश्लेषण जारी रहेगा।